हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का पेपर। जैसा कि अभी तक आपको पेपर हमने बताए थे मैथ और फिजिक्स के, आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पर अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो वीडियो आप शुरुआत से एंड तक देख लेंगे तभी आपकी समझ में आएंगे। हम पेपर्स में यही आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके के उन क्वेश्चंस को करना है, वो सब चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, सॉल्व नहीं करते बट उसमें क्लियर आपको बताते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस पढ़ना है और कैसे इस क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको सॉल्व क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, कमेंट करेंगे, तभी हम उसको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको फ़ोन में पेपर क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जा करके पिक्चर क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। हाई लेवल पर करेंगे तो आपको क्लियर पेपर दिखाई देने लगेगा। तो चलते हैं वीडियो की वो। जैसा कि लिखा हुआ है, मॉडल पेपर है ये, क्लास 12th के बच्चों के रिगार्डिंग 2023-24 का विषय हिंदी, यानी सब्जेक्ट हिंदी का है। टोटल 100 नंबर्स का आएगा, यानी 100 नंबर का ये पेपर आएगा। समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगी। स्टार्टिंग्स में 15 मिनट्स जो है पेपर के रिगार्डिंग्स मिलेंगी। तो भाई ध्यान से पढ़ना है तभी आपकी समझ में आएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। यानी इसमें दो खंड मिलेंगे, खंड अ और खंड खंड क और खंड ख, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना इसमें अनिवार्य है। साथ ही प्रश्न पत्र के सामने उसके नंबर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर्स का है, ये आपको साथ में मिले होंगे। साथ ही प्रश्न के सामने जितने भी उसके उपखंड हैं सभी उपखंड को करना है। जैसे जैसे ये प्रश्न पत्र फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट में कितने खंड दिए गए? क, ख, ग, गण, अण, यानी 5 क्वेश्चंस दिए गए। प्रश्न संख्या फर्स्ट में कितने दिए गए हैं? 5। तो पांचों क्वेश्चंस को आपको करना है। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। जैसा फर्स्ट, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? जो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो एक रचना है उसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदाशुक लाल, इन चारों में से कौन है? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, स्टार्टिंग्स के आप पढ़िए। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? आगे आप जब भी तैयारी करोगे उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। जो भी आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम्स वगैरह देंगे, एसएससी के एग्जाम्स, उन सब में ये सब चीज़ें आती हैं। तो भाई इनको लर्न कर लीजिएगा, अभी से तैयारी करिए, जिससे कि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट आपका भारतीय युग की पत्रिका है। भारतीय युग की कौन सी पत्रिका है? कविवचन, सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस, यानी भारतीय युग में कौन सी पत्रिका चलती थी, ये आपको बतानी है। ग, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ? सन 1918 में, सन 1990 में, सन 1936 में और सन 1938 में। कौन सी सन में हुआ था हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ? तो ये आपको बताना है। सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार कौन हैं? इन चारों जो राइटर दिए गए हैं, यानी रचना लेखक हैं, इनमें से आपको बताना है जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद या हरकृष्ण प्रेमी। इनमें से सेवा सदन के कौन रचनाकार हैं, ये आपको बताना है। ये किसकी रचना है? हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी आधुनिक कहानी किसने लिखी थी, किसको श्रेय दिया जाता है? ईसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल या विष्णु प्रभाकर, यानी इन चारों में से कौन है? प्रश्न नंबर 2 में भी आपको
5 ही क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चंस करने हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी आदिकाल में कौन सा ये ग्रंथ नहीं था? कीर्तलता, बीसलदेव रासो, अलाखंड या पद्मावत। इन चारों में से जो आदिकाल की रचना नहीं है वो आपको बतानी है कि आदिकाल की ये वाली रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर ख, सेकंड का ख, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस धारा से? अष्टकाल के जो कवि, अष्टछाप के जो कवि थे, तो राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी किस शाखा से उनका संबंध है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ग में आपको बताना है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रसी के रस, जो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के जो अमर कवि हैं, अमर कवि यानी जो कवि मर नहीं सकते, यानी जिसने, मरने का मतलब ये नहीं है कि जिंदा ही रहें, यानी जिनका नाम अमर रहेगा मरने के बाद भी, तो उनमें से कौन से हैं? केशवदेव, कबीरदास, सूरदास और कविवर बिहारी। तो इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। घ, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है, यानी चांद का मुंह टेढ़ा है, ये क्या है, किस तरीके की रचना है? काव्य है, उपन्यास है कोई, या निबंध है, या कोई कहानी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किस तरीके की विधा है ये आपको बताना है, यानी कविता है आपकी, उपन्यास है, या निबंध है, या कहानी है, ये आपको बतानी है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट में आपका है क्वेश्चन नंबर 9, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन है। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, ये कथन किसने कहा था, कौन से लेखक ने कहा था, ये आपको बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जयपुर शंकर प्रसाद ने कहा था, या रामचंद्र शुक्ल ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने। यानी कबीरदास जी के बारे में जो ये कथन कहा था कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, ये किसने कथन कहा था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपके 5-5 बहुविकल्पी, यानी टोटल 10 नंबर्स थे, 10 क्वेश्चंस के 10 नंबर्स के। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर संख्या फर्स्ट और सेकंड। अब प्रश्न संख्या थर्ड में दी गई है, आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, आपको बताना है ये आपकी पाठ पुस्तक के किस उससे लिया गया है, चैप्टर से, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है, साथ ही इसमें प्रश्न उत्तर जो भी दिए गए हैं वो आपको बताना है। तो इसमें 2 गद्यांश मिलेंगे आपको, दोनों ही गद्यांश में से एक करना है, अथवा में दिया गया है, और ये भी देखिए कितने नंबर का है, 10 नंबर का, ये चीज रखना है, 10 नंबर का है, यानी इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 नंबर्स के। आप 5 क्वेश्चंस करोगे तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 1-2 क्वेश्चंस करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। आपने अगर 3 क्वेश्चंस किए तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस किए तो 4 नंबर मिलेंगे। आप टोटल 5 क्वेश्चंस करोगे तभी आपको पूरे 10 नंबर्स मिलेंगे। इसमें से आप ऊपर वाले को कर सकते हैं या नीचे वाले, दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, दोनों को नहीं करना है। दोनों को आप करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 0। तो इससे बेटर है आपको केवल और केवल एक ही करना है, दोनों क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये था प्रश्न नंबर संख्या 3, जिसमें आपको दिया गया है गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है, ये अपनी पुस्तक के किस से चैप्टर से लिया गया है, उसकी आपको लेखक का नाम बताना है, पुस्तक गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। यानी पाठ बताना है, कौन सा पाठ है, उस पाठ के लेखक कौन है उसके बारे में बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये चीज ध्यान रखना, जिस रेखांश का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन कम से कम 6 से 7 लाइन में होना चाहिए, ये नहीं है कि 1-2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया बस, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से 6 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, तो ये आपको प्रश्न गद्यांश को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है।
जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो ये आपको बताना उत्तर कि ये समुद्र से मिलता है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं? क्या प्राप्त कर रही हैं? यानी समन्वय प्राप्त कर रही हैं। तो जो प्रश्न में दिया गया है उसी को आप उत्तर में एक दो अक्षर मिले हुए होते हैं, उन्हीं को आप लिख दीजिए। गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। भाई इसको नहीं छोड़ना है, ये आपके नंबर्स बढ़ाने का काम करते हैं गद्यांश, ये ध्यान रखिए। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है पाठ और लेखक, तो भाई अदर को भी करना है। ये नहीं है कि पहला नहीं आ रहा है तो आप अदर को नहीं करोगे। भाई गद्यांश में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी को आप पढ़ लीजिए, उसी में से कम आधे से ज्यादा आप कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 तो कर लीजिए, 6 नंबर आ गए। तो आपको एक भी जहां तक है प्रश्न को आप पढ़ोगे, आपको अपने चैप्टर आपने रीड किए तो आप चैप्टर से तुरंत पहचान लोगे कि ये गद्यांश हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। और इसमें प्रश्न छाड़ने के लिए गद्यांश को पूरा ध्यान से पढ़िए, तो आपको इसमें से प्रश्न आपको जो भी पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसका अथवा है, अगर आपसे फर्स्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप अथवा को भी पढ़ सकते हैं और अथवा में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो आपको बताने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 10 नंबर्स का है, यानी आपके टोटल इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 नंबर्स के। ये चीज ध्यान रखना, ये भी आपका वो गद्य संकलन था, ये आपका पद संकलन है, पद्यांश है। वो गद्यांश था और ये आपका पद्यांश है। पद्यांश यानी काव्य। तो इसमें ये दिया गया है काव्य, ये आपको बताना है कि किस पार्ट से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि ये हमारे उस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता ये हैं। रेखांकित अंश जो रेखांकित किए गए हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है, ये आपको अलंकार बताना है। नील वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है, ये भी आपको बताने। क्वेश्चन इसको पढ़िए, पूरे पद्यांश को आपको मिल जाएगा इसमें। परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए, यानी शब्द अर्थ आपने पढ़े होंगे 6th क्लास 7th क्लास। तो इसमें आपको परिधान यानी वस्त्र वगैरह होते हैं, मृदुल माने होता है मीठा, यानी मीठे वगैरह बोलना। तो इसका आपको अर्थ बताना है, इसी जैसे शब्द अर्थ होते थे सेम इसका अर्थ बताना है। या आप अथवा दिया गया है शाश्वत, सॉरी अथवा दिया गया है, इसमें को आप पढ़िएगा। इसको अगर ऊपर वाला समझ में नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं। दोनों में से केवल और केवल आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को करेंगे तो तभी आपको टोटल 10 नंबर्स मिलेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं उसमें से, और 2 नंबर्स के हैं। दोनों 4 में 2 दिए गए हैं आपको क्वेश्चंस, जिसमें से अथवा के रूप में है, तो दोनों में से एक करना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियां लिखिए। तो इसमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी जो कृतियां हैं यानी रचनाएं बनाई थी उन रचनाओं के बारे में लिखना है। 3 दिए गए हैं राइटर, यानी रचना का लेखक 3 है और 3 में से एक का आपको लिखना है। तो भाई इनको पढ़ लीजिएगा और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और शब्द सीमा 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। 80 शब्द का मतलब हो गया एक पेज से ऊपर, एक पेज से कम नहीं होना चाहिए, एक पेज से ऊपर ही होनी चाहिए आपको। ख भी आपका दिया गया है, इसमें भी कवि है, कवि दिए गए हैं। ये 4 में से आपको लिखना है जीवन परिचय एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। और शब्द सीमा इसमें भी 80 नंबर की है और 5 नंबर का है। 3 नंबर मिलेंगे आपको कवि के जीवन परिचय लिखने में और 2 नंबर मिलेंगे उसकी कृतियों के बारे में, कौन कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन सी विधा थी, कौन कौन से अलंकार का यूज किया गया था, वो सब आपको बताना है उसके रिगार्डिंग।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यानी आपको जो कहानियां पढ़ी थी पंचलाइट अथवा बहादुर, इन दोनों में से एक कहानी का आपको कहानी की समीक्षा करनी है। यानी उस कहानी के अंदर क्या था, क्या चीज मुख्य है। तो एक तरीके से आप कहा जाए तो कहानी का आपको सारांश लिखना है उसका, और बाद में उसका उद्देश्य लिखना है कि इस कहानी को लिखने का मेन रीजन क्या था, इस कहानी के अंदर ऐसा क्या सार छिपा हुआ है कि इस कहानी को लिखा गया। तो इसमें आपकी समीक्षा करनी है कि इसके अंदर क्या है। अथवा कर्मनाशा की हार जो चैप्टर दिया गया कहानी का, उसके प्रमुख पात्र, उसका प्रमुख पात्र कौन है, उसका आपको चरित्र चित्रण करना है। उसके चरित्र के बारे में बताना है कि उसका चरित्र चित्रण कैसा था। उसके बारे में देखिए, चरित्र चित्रण के रिगार्डिंग एक चीज ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होंगी आपकी उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। हेडिंग्स का खासकर विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप चरित्र चित्रण में सीधी एक हेडिंग डाली और उसी को पूरा लिख दिया, सेकंड हेडिंग और फिनिश। जितनी आप हेडिंग लिखोगे किसी के चरित्र चित्रण के बारे में तो उतने ही आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। हेडिंग्स के ऊपर मेनली डिपेंडेबल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है आपको स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। यानी स्वपाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संबंधित संक्षिप्त उत्तर दिए। सॉरी, इसमें हमने प्रश्न को भी पढ़ लिया था। यानी आपका खंड काव्य कौन सा है, आपके यहाँ कौन सा चलता है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसी खंड काव्य को आपको पढ़ना है और उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको पूरा डिटेल्स में देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे रसमती खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपके यहाँ पे रश्मिरथी चलता है तो इसमें से एक प्रधान का जो चरित्र है उसका आपको चरित्र चित्रण करना है, या रसमती खंड काव्य के किसी एक स्वरूप की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। जैसे क्लास 10th में अग्रपूजा, कर्ण, ये सब चीज़ें चलती हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्लास 12th के बच्चों को भी खंड काव्य है, उसमें से आपको देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है, उसी को लिखना है। ये नहीं है कि आप किसी भी खंड काव्य की व्याख्या लिख दें या किसी खंड काव्य को कर लें। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है, जो आपके जिले में है, केवल उसी को आपको करना है। जैसे रसमती है, श्रवण कुमार है, मुक्ति युग है, यज्ञ है, त्यागपथी, आलोक व्रत, तो ये आपको बताना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में जो भी चलता है और उसी को आपको करना है, अलग नहीं करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 है आपका टोटल 7 नंबर्स का। खंड ख, अब तक क्या था खंड क, अब लेते हैं खंड ख। खंड ख में क्या दिया गया है वो आप जानिए। देखिए खंड जो क था वो पठित था, जो आपने पढ़ा था। खंड ख में संस्कृत वाले आएगा या ग्रामर्स, हिंदी ग्रामर, संस्कृत, वो सब इस खंड ख में आएगी। ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए खंड क की शुरुआत होती है आपकी, जो आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश दिए गए हैं और इसको आपको हिंदी अनुवाद करना है गद्यांश का संदर्भ सहित। यानी आपके किस चैप्टर से लिखा गया है, लिया गया है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी आपको। ये चीज रखना, पहले उसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद लिखना है कि युवक मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषे जनान मानस अमो अयम। यानी जो मालवीय व्यक्ति थे, तो मालवीय वाले चैप्टर से लिया गया, आप इतना पढ़ सकते हैं, सही आपको समझ में आ जाएगा। तो किस चैप्टर से लिया गया आप अपनी संस्कृत की बुक्स में इसको देख सकते हैं। या दूसरा अथवा दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना है।
टोटल 7 नंबर्स का है, ये ध्यान रखिए। 2 नंबर की आपकी संदर्भ है और 5 नंबर का आपकी हिंदी में अनुवाद है। अगर आपसे संदर्भ नहीं आता, आपको कंफर्म नहीं है कि ये हमारे चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं है कि हमसे संदर्भ नहीं आ रहा तो हम इसका हिंदी अनुवाद ना करें। अगर हिंदी अनुवाद हो जाता है तो आप इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। दोनों नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना आता है उतना करिए, नंबर आपको मिलेंगे। छोड़ना कोई भी प्रश्न नहीं है। अगर आप प्रश्न छोड़ोगे तो समझ लीजिए आपके नंबर्स ही कम होंगे। तो ये था प्रश्न नंबर क। अब लेते हैं प्रश्न नंबर ख, 8 का ख। निम्न के श्लोका का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है कि ये हमारी किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, साथ ही इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको दिए गए हैं टोटल 4 क्वेश्चंस। 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं और 2 के आपको क्या बताने हैं, आंसर। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 में से आपको 2 के आंसर करने हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये है प्रश्न नंबर 9 और दोनों क्वेश्चंस कितने हैं, 2-2 नंबर के हैं, यानी टोटल आपको 4 नंबर्स। और ये नहीं है आपसे अगर चारों आते हैं तो आप चारों को करोगे, भाई चारों को करोगे तो नंबर मिलेगा 0। जितना पूछा गया पेपर में उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं एक्स्ट्रा नंबर के चक्कर में कि मान लीजिए ये गलत हो जाएगा तो अदर सही हो जाएंगे, तो वो अथवा को एक्स्ट्रा भी कर देते, तो उससे आपको नंबर नहीं मिलते, नंबर हमेशा कम ही हो जाते हैं। जितना पूछा गया है उतना ही आपको उसका जवाब देना है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। आपको श्रृंगार रस अथवा करुण रस, इन दोनों में से एक रस की परिभाषा लिखनी है और उसका आपको एग्जाम्पल देना है। परिभाषा लिखेंगे 1 नंबर, एग्जाम्पल लिखेंगे 1 नंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दोनों चीजें लिखनी है, परिभाषा और उसका उदाहरण। दोनों में से श्रृंगार रस अथवा करुण रस, दोनों में से एक को ही करना है, दोनों को आपको नहीं करना है। सेकंड है ख, शेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सेम वही है, यानी श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार, दोनों में से किसी एक अलंकार की आपको डेफिनेशंस लिखनी है और उसका एग्जाम्पल देना है। 1-1 नंबर में आएंगे, यानी टोटल 2 नंबर्स। चौपाई, छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है आपको और उसका उदाहरण भी आपको देना है। तो ये सब के क्वेश्चंस थे आपके 2-2 नंबर्स के प्रश्न संख्या नंबर 10 में। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, यानी निबंध लिखना है टोटल किसी एक विषय पर 2+7, यानी जिसमें यह है 2 का मतलब है कि आपको पहले प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपको जितनी हेडिंग्स आप यूज करोगे उन सबको लिखनी है। तो कौन कौन सी हेडिंग्स यूज करोगे वो सब हेडिंग लिखनी है, उसके बाद उन हेडिंग्स को आपको लिखना है, उन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ लिखना कि प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद ही उसको स्टार्ट करना है। तो दिए गए हैं इसको 4 में से करना है आपको 1 निबंध, और ये भी आएगा आपका 9 नंबर का, ध्यान रखना 9 नंबर का आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पावक का संबंध विच्छेद है। तो पावक का संबंध विच्छेद क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी ग्रामर में से दिया गया है। पौधन अक, पावधन अक, पौधन अक या पोधन पाधन अकवक, तो इसका फर्स्ट सही है पौधन अक, यानी पावक। तो इसी तरीके से आपको इसमें टिक लगाने, यानी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि 12 के क का अ सही है, यानी पौधन
अक। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे प्रेयजते का संधि विच्छेद कीजिए, यानी प्रेयजते का संधि विच्छेद क्या रहेगा, प्रधन इजते या प्रेधन एजते या प्रधन एजते या प्रधन एजते। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से भी आपका कौन सा सही है, फर्स्ट, प्रधन इजते यानी प्रेयजते। तो इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुस्तकालय। तो इसमें संधि बतानी है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, अथवा यड़ संधि है या विसर्ग संधि है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। पढ़िए ध्यान से, आपकी हिंदी ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें से ही आपको ये दी गए एक एक नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से पढ़िए, आपकी समझ में आएंगे ये। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित किसी एक का विग्रह करके समास कीजिए। यानी आपको समास विग्रह उसका करना है, विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखिए, समास विग्रह करना है, उस समास का नाम लिखना है कि ये कौन सा समास है। तो जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, तो ये कौन सा समास है, ये आपको उसको बताना है। कृष्ण सर्पः प्रत्येकम, तो ये आपको बताना है कि कौन सा आपका समास है। समास विग्रह करना है आपको। 10 दिन आनन, जैसे दशानन हो गया, समास विग्रह हो गया, या 10 मुख वाला दशानन हो गया, और उसके बाद उस समास का नाम बताना है कि ये कौन सा समास है। अब है प्रश्न संख्या नंबर 13। प्रश्न नंबर संख्या नंबर 13 में दिया गया है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो उसको हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में डिटेल में लिखनी है। कि प्रश्न संख्या 13 में, बैंक में अगर आपको खाता खोलना है तो बैंक में खाता खोलने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको पूछना है कि बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके रिगार्डिंग्स। तो आप उनको एप्लीकेशन लिखोगे कि हमें बैंक में खाता खोलना है, उसके रिगार्डिंग्स क्या क्या चाहिए, वो सब चीज़ें आपको बतानी है, उसमें एक्सप्लेन करना है। एक पेज से कम नहीं लिखना है, तभी आपको टोटल मिलेंगे आपको 8 नंबर्स। सही से लिखना है, जो जो हेडिंग्स दी गए उसी के अकॉर्डिंग, कि सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय, जहाँ का आप एड्रेस लिख रहे हैं, जहाँ की आप डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिखिएगा नाम वगैरह। फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, यानी विषय लिखना है कि बैंक में खाता खोलने के लिए, और फिर वहाँ से स्टार्ट करना है, महोदय करके स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको लिखना है हेडिंग्स एक एक करके, और लास्ट में प्रार्थी करके आपको, क्योंकि आपको उसमें क्या हो, प्रार्थी में अपना नाम और अपना पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और बॉडी में आपको जितना हो सकता है, बॉडी में आप बढ़ा चढ़ा करके कर सकते हैं। आप क्यों खाता खोल रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है खाता खोलने के लिए, तो वो सब आप ब्रीफली उसमें लिखोगे। प्रश्न नंबर 14 में दिया है क। इसमें अभी आपको क ख 2 खंड दिए गए हैं, और दोनों खंड कितने हैं, 2-2 नंबर्स के हैं। ये चीज़ है, निम्न में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। यानी धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है, इसमें कौन सी धातु है या कौन सा योग है। जैसे किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, जिसमें धातु एवं योग प्रत्यय का योग है, कृत्य, गतः या दत्वा। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, निम्न में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। आपको प्रत्यय बताना है, तो हमेशा ध्यान रखिए, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। जैसे प्रभुता है, तो प्रभुता में पीछे का प्रत्यय बोला जाएगा। जैसे प्रभुधनता,
तो इसमें प्रत्यय कौन सा हुआ हमारा? ता। जैसे रूपवती, रूपधनवती, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ आपका? वती प्रत्यय हुआ। तो यही चीज आपको बतानी है कि कौन सा आपका प्रत्यय है इसमें। आप एक एक चीजें एक्सप्लेन करिए तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब है प्रश्न संख्या ख। प्रश्न संख्या ख में बताना है रेखांकित पदों में से किसी एक शब्द में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंध नियम का उल्लेख कीजिए। तो निम्नलिखित में से किसी एक को करना है आपको। पुत्रेण सह में कौन सी विभक्ति है, संबंधित नियम आपको बताना है। या पुत्रेण सह, या ग्रामम, अभितः वृक्ष सन्ति, कृष्णाय नमः। तो इसमें से आपको बतानी है कौन सी विभक्ति है और कौन सा नियम है। तो आज के में आपको बताया क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का पेपर किस तरीके का आएगा। टोटल आपके 14 क्वेश्चंस आएंगे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा वो आपको एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। 100% इसी में से पेपर आएगा। तो भाई मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है बोर्ड द्वारा, तो भाई आपको नहीं छोड़ना है, पेपर को पूरा देखना है, साथ ही वीडियो को विदाउट स्किप के वीडियो देखिए तभी आपकी समझ में आएगा। इसी वजह से हमने आपको एक एक वर्ड, एक एक चीजें एक्सप्लेन कर दी है जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। साथ ही चैनल पर प्लीज न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि आने वाली वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। आगे हम लाइव क्लासेस चलाएंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो भाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो सबसे पहले वॉच अगर आपको करना है तो चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।